हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम अपनी नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सीडीपी, जो कि हम बिहार स्टेट टेट यानी कि बिहार का जो सुपर टेट है उसके बारे में हम उसकी अध्ययन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सीडीपी का 31। और गाइज ये जो भी क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ वो आपके सी टेट, एस टेट, सुपर टेट और यूपी टेट और जितने भी टेट होते हैं, जैसे कि अभी आगामी परीक्षा आ रही है बिहार में जो टेट है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे गाइज। तो हम इधर उधर की बात ना करके सीधा अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। क्वेश्चन और आंसर। ठीक है गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें तो ये क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है गाइज? तो विकास होता है उसमें कि बाल्यावस्था की अवधि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, तो नहीं, उसमें हर तरीके के परिवर्तन होते हैं। या अनियमित और असंबंधित होता है, तो नहीं, वो संबंधित भी होता है, नियमित भी होता है। धीमी गति से होता है, हम उसमें मापा नहीं जा सकता। नहीं, जो बाल्यावस्था में जो विकास होता है गाइस, वो बहुस्तरीय होता है। कैसे होता है? बहुस्तरीय होता है। वो बहुत तरीकों से विकास हो रहा होता है। बच्चे का मानसिक विकास भी हो रहा होता है, शारीरिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। तो इस तरीके से बच्चे का कैसा विकास होता है? तो बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। इन सभी का मिश्रण होता है। वो घर में भी सीखता है, बाहर भी सीखता है, दोस्तों से भी सीखता है। यानी कि उसका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बहुत सारे तरीकों से उनका विकास होता है। तो बाल्यावस्था का विकास कैसे? बहुस्तरीय और मिश्रित। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। यानी कि इनमें से वह कथन कौन सा है जो विकास एवं अधिगम के जो बीच में जो संबंध होता है उसे सही से क्या कहते हैं, सूचित कर रहा है। तो वो पहला है कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित एवं एक अंतर निर्भर होते हैं। यानी कि जो विकास और अधिगम है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं गाइस। तो ये इसका आंसर सही है, क्योंकि जो भी विकास है और जो विकास और सीखना, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अब आप ये कहो कि बच्चे का विकास हो रहा है और वो सीख कुछ नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। वो सीख रहा है तभी उसका विकास हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब वो सीख रहा है तभी उसका विकास हो रहा है, वरना वो विकास नहीं, वृद्धि होगा। यानी कि उसका केवल शरीर बढ़ रहा है, बौद्धिक की नहीं, बौद्धिक की क्षमताएं नहीं बढ़ रही हैं। विकास तभी होता है जब वो सीखता है, और सीखेगा तो विकास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो जो बच्चे के जो विकास हो रहे हैं, उन विकासों को अगर हम, और जो विकास के जो सिद्धांत दिए हैं, जो क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिकों ने, उन अगर सिद्धांतों को अगर शिक्षक समझ लेता है, तो वो बच्चे के विकास की जो विकास हो रहे हैं उनकी वो शिक्षक की सहायता करते हैं। जो वो सिद्धांत है वो बच्चे शिक्षक की सहायता करते हैं बच्चे को समझने में, बच्चे के विकास के समझने में। तो वो शिक्षक किस लिए? कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। किसमें सहायता करते हैं? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से सीखने में। यानी कि कुछ बच्चे तो बस हमने बोल दिया और उन्होंने कैच कर लिया और उन्होंने सीख लिया। कुछ बच्चों को हमें खेल खेल में सिखाना पड़ता है, कुछ बच्चों को हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर सिखाना पड़ता है। यानी कि जो विकास के जो सिद्धांत है, उन अगर हम टीचर जो होते हैं वो उन्हें समझ ले, तो वो बच्चों को बहुत आसानी तरीके से उन्हें समझा पाएगा, उन्हें अच्छे से समझा पाएगा। कैसे? भिन्न अधिगम शैलियाँ, जो अलग अलग तरीके की जो अधिगम शैलियाँ हैं उनके वो प्रभावी रूप से उनके सामने रखेगा और बच्चों को उनका विकास करने में मदद मिलेगी। ठीक है गाइस, तो किसे मदद मिलती है? शिक्षक को मदद मिलती है विकास के सिद्धांतों को समझने से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा? यानी कि यह किसने कहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यानी कि जो एक RSU का भी है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो उसी हिसाब से अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो हमारा क्या पढ़ाई में मन लगेगा? अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो क्या हम खेल कूदेंगे? यानी कि तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध है। यानी कि जो जितने भी हमारे विकास है, जैसे मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये सभी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास से भी संबंधित है। तो इनका क्या है? अंतर संबंधित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यानी कि इनमें से वह कौन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला है कि विकास संशोधन योग्य होता है। तो हाँ, विकास अगर बच्चा गलत जगह में विकास कर रहा है या गलत एरिया में जा रहा है तो हम उसे संशोधित करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो हम उसको सुधार कर सकते हैं। दूसरा है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो नहीं, विकास केवल संस्कृति से नहीं बल्कि बहुत सारे आयामों से मिलकर निर्धारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यही सिद्धांत नहीं है। दूसरा है कि विकास जीवन पर्यंत होता है। तो हाँ, विकास कभी नहीं रुकता, विकास
उम्र भर चलता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है जी। अगर घर वाले अच्छे होंगे, उनके वंशानुक्रम अच्छा होगा और पर्यावरण भी उसे बच्चे को अच्छा मिल रहा है, इन दोनों का मिक्सचर ही विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। तो विकास कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व, यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा गर्भ में आया और हो गया, नहीं, वो धीमे धीमे गर्भ में पलता है, बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो जब उसकी पूरी एज हो जाती है, क्या कहते हैं, प्रसव की, तब फिर वो बाहर आता है, फिर बाहर उससे उसका विकास होना चालू हो जाता है। तो अब जो विकास होता है वो कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधी कारक है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आनुवंशिक संबंधी कारक है, जो कि हमें अपने जीन्स और अपने माता पिताओं से मिलता है? तो पहला है कि आंखों का रंग। जी हाँ, बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें कंजी होती हैं, कैसी, वाइट सी होती हैं, एकदम कंजी सी आंखें आपने देखी होंगी। जैसे जो बाहर के बच्चे होते हैं, विदेशी बच्चे होते हैं, उनकी आंखें होती हैं, तो वैसे उनके जो वंशानुक्रम है, उनके जो वंश में जैसी आंखें थी वैसे ही उनकी आंखें हुई, देखी होंगी आपने काफी, कि उनके माँ बाप की भी आंखें वैसी थी और बच्चों की भी आंखें वैसी हुई। तो जो आंखों का रंग है ये हमारा वंशानुगत संबंधी कारक है। कैसा? वंशानुगत संबंधी कारक है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना कैसा माना जाता है? तो स्थिर। कैसा माना जाता है? स्थिर है, इसमें कोई ये नहीं कि वो चलता ही रहेगा, जो हमें आनुवंशिक रूप से जो मिले हैं वो मिल गए, तो ये कैसा है? स्थिर। तो ये स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कथन किसने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? यानी कि हार्लॉक ने कहा है कि विकास के परिणाम, यानी कि जब विकास होता है तो विकास से हमें क्या होता है? तो हमारे अंदर नई विशेषताएं आ जाती हैं, नई योग्यताएं प्रकट होती है। क्या से? विकास से होती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है हार्लॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? जो विद्रोह, यानी कि एक दूसरे की तरफ हर चीज पे विद्रोह करना है, कि ये सही नहीं, ये गलत है। आपने देखा होगा समाज में नए नए क्या कहते हैं, सामाजिक तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे सिगरेट पीना मना है, या गाय को मारना मना है, या फिर ऐसी जो चीजें होती हैं उन पे जो किशोर होते हैं वो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं, वो बस अपनी प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो वो विद्रोह की भावना रहती है उनके अंदर। कैसी भावना रहती है? विद्रोह की भावना। तो विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति होती है वो किस अवस्था से संबंधित है? तो वो है पूर्व किशोरावस्था से। किससे? पूर्व किशोरावस्था, जो कि बाल्यावस्था के बाद और किशोर में वो जा रहे होते हैं, तो उसकी जो बीच की अवस्था होती है उसे विद्रोह की भावना कहते हैं। उसके अंदर जो भावनाएं होती है वो विद्रोह की भावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम बच्चे को रोक टोक करते हैं तो वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जैसे हम उन्हें फोन नहीं देना चाहते, फिर भी वो फोन चाहिए उन्हें, तो वो फोन के लिए विद्रोह कर देंगे कि मेरे पापा फोन नहीं देते। तो इस तरीके की जो विद्रोह की भावना होती है, ऐसा नहीं कि वो देश के प्रति विद्रोह दिखा रहे हो, पर नहीं, पर उनके अंदर हर चीज के लिए विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। तो ये किसकी अवस्था है? तो ये आती है पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और गिरोह की अवस्था कौन सी होती है? तो गिरोह की अवस्था होती है बाल्यावस्था। कौन सी होती है? बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर गाइस आपका तीसरा है। कौन सी? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, यानी कि जो बचपना होता है, शैशवावस्था होती है, उसमें बच्चे को सिखाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो मॉन्टेसरी विधि है। तो यहाँ ये है। खेल विधि है, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, तो हाँ। किंडरगार्टन विधि है, तो हाँ ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। कौन सा? ये सभी। ठीक है, और मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? तो मॉन्टेसरी ने दी है। ठीक है, और किंडरगार्टन विधि किसने दी है? तो फ्रोवेल ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी कि इनमें से वह कौन सा कारक है जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते? तो शारीरिक स्वास्थ्य। हाँ, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हमारे संवेग भी सही नहीं होंगे, यानी कि हमारा शरीर सही नहीं है, हमें रोना आ रहा है, हमारे कहीं दर्द हो रहा है और आप कहो कि हम हंसे, तो रोते हुए हम कैसे हंस लेंगे? तो यानी कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत। फिर मानसिक योग्यता, जो हमारी मानसिक है, मानसिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि हम खुश हों या किसी के साथ बैठे, तो यानी कि अगर हमारी मानसिक योग्यता भी सही नहीं है तो भी हम संवेगात्मक विकास में प्रभावित करेगा। थकान, हम बहुत थके हुए हैं और कोई कह रहा है कि हमारे पास वहाँ बैठो या उनके साथ बात करो या कुछ भी, तो हम कैसे करेंगे? हमें फील हो रहा है कि हम थके हुए हैं, हम कैसे? तो हमारी जो संवेदना है वो संवेदना हम अच्छे से जाहिर नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे संवेगात्मक विकास में प्रभावित कारक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी कि इनमें से वह कौन सा विकास है जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है अनुबंधन का सिद्धांत। तो हाँ,
ये क्या कहते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत है। फिर अनुकरण का सिद्धांत, तो ये भी है, क्योंकि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम उसका अनुकरण करते हैं, यानी कि एक ही शब्द को हम बार बार बोलते हैं। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चों को ABCD सिखाते हैं या ओलम सिखाते हैं तो उन्हें हम बहुत बार वही चीज़ बुलवाते हैं, जैसे आ ई उ ऊ, तो ये बहुत बार हम उन्हें बुलवाते हैं कि बोलो बेटा ए बोलो, ए से आम, तो ए से एप्पल, ऐसे करके हम उनसे वर्ड्स बुलवाते हैं जिससे वो उनका अनुकरण होता है। तो अनुकरण से बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो ये भी भाषा का सिद्धांत है। फिर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, नहीं, भाषा में क्या हमें अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ती है? क्या हम किसी वजन को उठाएंगे और अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे तो हम भाषा सीख जाएंगे? नहीं, ये जो सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? इनमें से वह कौन सा नियम है जो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का कौन सा प्रमुख नियम है? तो दूरगामी विकास नियम। कौन सा? दूरगामी विकास नियम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चे माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कि बच्चे वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो बालक होते हैं वो अपने माँ बाप से हटके अपने साथियों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उनकी संगत को ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था से ऊपर की जो अवस्था होती है उसे, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें माँ बाप से ज्यादा उन्हें अपनी जो प्राइवेसी होती है वो अपने माँ बाप के साथ उन्हें वो प्राइवेसी नहीं मिल पाती। माँ बाप से वो एकदम से अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते, और जो उनके दोस्त होते हैं, उनके सहपाठी होते हैं, उनके हमजोली होते हैं, उनके साथ वो हर तरीके की बात शेयर करते हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनके कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23। और तो अगर क्वेश्चन आया था कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं तो वो होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इनमें से वह कौन सा कारक है जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो वो है कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। कौन सा? जो सामाजिक, जो हमारा आस पड़ोस का जो परिवेश होगा वो हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम लड़ाई झगड़े के माहौल में रह रहे होंगे तो हमारी मानसिक स्थिति वैसी हो जाएगी। अगर हम सभ्य समाज में रह रहे होंगे तो हमारी मानसिक स्थिति वैसी हो जाएगी। यानी कि हमारा जो सामाजिक विकास है वो सामाजिक परिवेश, यानी कि उसके आसपास का जो परिवेश है वो तत्व हमारे सामाजिक प्रभाव को, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बाल विकास में, जो बाल विकास है उसमें प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है, तो सही है। वातावरण और अनुभव की भूमिकाओं पर बल दिया जाता है, तो ये भी सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन हो रहा है, तो ये भी सही है। यानी कि बच्चा जब गर्भ में था तो वहां से लेके वो किशोर हुआ है तब तक वो उसने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा, यानी कि जो भी है बच्चे की जितना भी विकास है उसकी जिंदा हो, यानी कि उसके गर्भ में आने से लेकर और जब तक वो मरता है तब तक का जो भी विकास है वो सब बाल विकास में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी कि विकास की वह अवस्था कौन सी है जिसमें बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है? तो बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में। और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो विकास, तो परसेंटेज में विकास सबसे ज्यादा होता है बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इनमें से वह कौन सा है जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत, तो ये वृद्धि और विकास से संबंधित है। फिर वर्गीकरण का सिद्धांत, तो नहीं, इसमें जो वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत होता है उसमें वर्गीकरण का कोई भी सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या होगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है गाइस कि जो माता के जो गुणसूत्र होते हैं दोनों के 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 में एक में पहुंच जाते हैं 24 और एक में नहीं होते, यानी कि 47 हो जाते हैं, जिनका वो 21वां जो गुणसूत्र होता है वो अलग नहीं हो पाता और एक गुणसूत्र भर जाता है, जिसके कारण बच्चों में डाउन सिंड्रोम का क्या कहते हैं कारक पाया जाता है। जो विकार होता है वो डाउन सिंड्रोम विकार उनमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? यानी कि इनमें से वह कौन सी अवस्था है जो कि ब्रूनर के सिद्धांत का अंग नहीं है गाइस? तो पहला है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तो ये ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है। फिर है क्रियात्मक अवस्था, ये भी उनके सिद्धांत में है। फिर है संकेतात्मक अवस्था, ये भी है। दूसरा है कि अंतःप्रज्ञ अवस्था, जो अंतःप्रज्ञ अवस्था है वो ब्रूनर के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे संबंधित है गाइस? तो ये किशोर अवस्था से संबंधित है। किससे? किशोर अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी है जो कि बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो वो भविष्य की योजना की सूझबूझ, जो क्या कहते हैं बाल्यावस्था होती है उसमें भविष्य की कोई सूझबूझ नहीं होती है, वो बस अभी का, और जो भविष्य की सूझबूझ आती है वो बाल्यावस्था में नहीं किशोरावस्था में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, जो हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसे क्या कहते हैं गाइस, उसे कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये किसने कहा है गाइस, तो ये कहा है हरलॉक ने। किसने कहा है, हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, यानी कि जो हमारे बच्चे का जो निर्माण होता है वो किस क्रम में होता है। तो इसका कौन सा सही क्रम है, तो पहला है अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि पहले अंडाणु होते हैं, अंडे तैयार होते हैं, फिर उसके बाद शुक्राणुओं से मिलते हैं, फिर उन दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस होकर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। यानी कि इनमें से वह कौन है जिन्होंने बच्चे को पुरस्कार देना उसका महत्व नहीं बताया, किसका, बाल अधिगम विकास का महत्व नहीं बताया। तो ये गुथरी है जिन्होंने पुरस्कार को महत्वता नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग में विलंबन विकास से संबंधित। तो जो गिरोह की अवस्था होती है वो कब की होती है, तो वो होती है 8 वर्ष से 10 वर्ष के एवं समाजीकरण। तो जो गिरोह की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में आती है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे ज्यादा उच्च है। तो वो है प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। कैसा, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। अगर गाइस अगर मेरी ये वाले जो हमारी 30 की जो सीरीज चल रही थी वो उसके हमारे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 30 क्वेश्चन लेके आएंगे गाइस। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।